हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे और अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन का, जो कि होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जो कि होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, हम इसके बारे में समझने वाले हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग समझेंगे नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स को। और वो 3 प्रिंसिपल्स जो हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द कोई भी पर्सन जो है अपने ही केस के अंदर खुद जज नहीं बन सकता, अनबायस्ड डिसीजंस नहीं ले सकता। एंड सेकेंडली इसमें आता है प्रिंसिपल कि कोई भी पर्सन जो है उसको अनहर्ड डिसीजंस नहीं दिए जा सकते, कि दोनों ही पार्टीज़ की पहले सुनी जाएगी, उसी के बाद उनके डिसीजंस लिए जाएंगे। एंड थर्ड इसमें जो प्रिंसिपल आता है दैट इज़ रिलेटेड टू द रीज़नेबल डिसीजंस होने चाहिए, कि कोई भी डिसीजन जो है उसके पीछे में रीज़न होना चाहिए। प्रॉपर आपको सारे के सारे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स जो हैं, ये हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी के साथ, और लास्ट में इसके एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ के साथ इसमें इसके केस लॉस के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो सब कुछ आपको यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग समझने वाले हैं इस टॉपिक को। तो जिसके लिए कि आपको कहीं भी और इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी और नोट्स को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको यहीं पर आज की इस वीडियो के अंदर सब कुछ इसी टॉपिक के रिलेटेड कवर कर लिया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन, कि एक्चुअल में ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन होता क्या है। अब देखो, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन है, ये 2 वर्ड्स के साथ बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है, कि जो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेट करती है, जैसे कि हम इसको फर्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी इसका मीनिंग बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड सेकेंड इसमें आता है वर्ड एजुकेशन। एजुकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, कि कोई भी डिसीजन पास करना या फिर किसी भी चीज़ को जो है कोई उसके रिलेटेड जजमेंट पास करना, कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको रिजॉल्व करना बेसिकली। तो ये होता है एडजुडिकेशन, जो कि बेसिकली जुडिशरी का काम होता है जजमेंट्स पास करना। लेकिन एडजुडिकेशन के अंदर यहाँ पर ये पावर्स दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को। तो बेसिकली बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होते हैं, जैसे ट्राइब्यूनल्स होते हैं या फिर ओम्बड्समैन हो गया जैसे, है ना। और मतलब और भी बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, मतलब जुडिशियल पावर्स जो हैं, जब किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दे दी जाती हैं, तो वो भी एडजुडिकेट कर सकते हैं किसी भी डिस्प्यूट को या फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को। लेकिन उनको ये सारी चीज़ें वो कर तो सकते हैं, बट क्या प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने हैं, हमने पढ़ा था इससे पहले जब हम टॉपिक कर चुके हैं ट्राइब्यूनल्स वाला, कि वो खुद का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उनके पास में ये है कि उनको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। अब वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं क्या, उसी को हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम 3 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ईज़ी तरीके से समझ लेंगे। अब देखो, जब भी आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सप्लेन करो। तो उसमें सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे एंड लास्ट में फिर इसमें जो 3 प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, उनको एक्सप्लेन करते हुए फिर एक्सेप्शंस दे देंगे और फिर उसके बाद केस लॉस लिख देंगे। और अगर ये आपको क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है, तो इन दैट केस भी आपको मतलब यही आ सकता है कि नेचुरल जस्टिस के कोई एक प्रिंसिपल आएगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया होगा, या फिर तीनों ही प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया होगा, या फिर इसके एक्सेप्शंस के रिलेटेड आ सकता है। तो इस तरीके से आएगा ये आपको क्वेश्चन। कोई भी मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कवर कर दूँगी कि क्या कुछ आपने यहाँ पे पढ़ना है। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे और अच्छे से होंगे। चलिए समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एजुडिकेट करने की जो पावर्स हैं, बेसिकली जजमेंट्स देने की पावर जुडिशरी के पास है। लेकिन क्वासी जुडिशियल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि क्वासी वर्ड का मतलब क्या होता है, पार्शियल, कि कोई भी चीज़ जो है कंप्लीट तरीके से वो जुडिशरी प्रोसेसेस नहीं है इनके पास, क्वासी जुडिशियल प्रोसेसेस है, मतलब थोड़ी बहुत इनके पास जुडिशियल पावर्स दे दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, ताकि वो अपने जो भी रिज़ॉल्व कर सके अपने डिस्प्यूट्स को, डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिटरमाइन कर सके और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर सके। लेकिन कोर्ट्स में, जैसे कि मैं आपको बताया, कि स्ट्रिक्ट प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन जो है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट और स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है। इसमें इनको इतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन क्या है, इसमें हम टिपिकली पार्टीज़ के पास एक नोटिस देते हैं, फिर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि उन सारे दोनों ही पार्टीज़ को सुना जाए और एक रीज़नेबल डिसीजन यहाँ पे पास करा जाए। तो इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करा जाता है जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन की बात करते हैं।
अब इसका मीनिंग समझते हैं टर्म का। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस जहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या फिर कोई भी एजेंसीज डिस्प्यूट्स को सेटल करती हैं और केसेस को डिसाइड करती हैं, एंड पार्टीज़ के, इंडिविजुअल्स के जो भी राइट्स हैं या फिर ड्यूटीज़ हैं उनको डिटरमिन करते हुए जो है कोर्ट्स की जैसे ही अपनी पावर्स एंड सिमिलर पावर्स को एक्सरसाइज करती हैं। मतलब कोर्ट्स की जैसी ही पावर्स होती हैं, बस ये उनसे थोड़ा लेस फॉर्मल होता है और इनका प्रोसीजर भी उनसे थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं होता, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर यहाँ पे होता है, बट काम इनका सेम कोर्ट्स के जैसा ही होता है। अब इसके थोड़े फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इसका मीनिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आता है क्वासी जुडिशियल नेचर, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशंस हैं इनके पास में सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं कोर्ट्स के जैसे ही, लेकिन दो दीज बॉडीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द रेगुलर जुडिशरी, लेकिन ये रेगुलर जुडिशरी का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ फैक्ट्स को एग्जामिन करते हुए डिसीजंस को इशू करते हैं। कोर्ट्स के से सिमिलर पावर्स हैं, बट एक्चुअल में ये कोर्ट्स नहीं है, रेगुलर कोर्ट्स का पार्ट इनको कंसिडर नहीं करा जाता। सेकंड इसका फीचर आता है दैट इज स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग। तो जैसे कि आपको ना ये फीचर्स थोड़े बहुत मिलते जुलते ट्राइब्यूनल्स जैसे भी लग रहे होंगे, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन का ही एक पार्ट हम इसको कह सकते हैं। तो इस वजह से आपको इनके जो ये फीचर्स और मेरिट्स पढ़ेंगे ना हम लोग, आपको बहुत ही ईजी लगने वाले हैं अगर आपने पहले ट्राइब्यूनल्स वाली वीडियो देख ली है तो। अब देखो, स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर, कि यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन की बॉडी, जैसे यहाँ पे आपको बताया ट्राइब्यूनल्स हैं, बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, तो ये अलग अलग एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो इनके स्पेसिफिक फील्ड की जो नॉलेज रखते हो, क्योंकि जिस पर्सन को उसके फील्ड की नॉलेज होगी फिर वही बता पाएगा ना कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि कोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि बहुत वाइड जुडिक्शन होती है उनके पास में, कि सभी तरीके के मैटर्स उसमें हम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट फील्ड्स, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स को हैंडल करा जाता है, हायर करा जाता है। एज एन असेसर भी उनको अपॉइंट करा जा सकता है बाय द ट्राइब्यूनल्स, बोर्ड्स या फिर कमीशंस के थ्रू। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्स ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो उसमें टैक्स एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और यही लेबर कोर्ट्स, लेबर ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो उसमें ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको कि कुछ लेबर लेबर रिलेशंस की नॉलेज हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आता है इसका सेकंड फीचर। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड फीचर जो कि इसका फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल प्रोसीजर, कि इनका प्रोसीजर जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इनफॉर्मल तरीके का होता है, कि खुद का ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं कोई भी, एज लॉन्ग एज दे रिमेन फेयर, कि बस वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता होना चाहिए, फेयर रीजनेबल होना चाहिए, एंड बिल्कुल भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें स्टैट्यूटरी ओरिजिन ऑफ द पावर्स, की ये जो पावर्स हैं इनको मिली हैं, जो भी एडजुडिकेट करने की पावर्स हैं, ये सारी पावर्स इनको ग्रांट करी गई है लेजिस्लेशन के द्वारा, इनको ग्रांट करी गई है स्टैट्यूट्स के द्वारा। जैसे कि कोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर्स दिए गए हैं, क्योंकि वो तो एक बॉडी एग्जिस्ट करती ही करती है, एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये इनको पावर्स दिए जाते हैं लेजिस्लेशन के थ्रू, एंड दीज बॉडीज कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड देयर स्टेचुटरी अथॉरिटी। और जो भी अथॉरिटी इनको दिया गया है उसके अगेंस्ट में जाकर, उसके बियॉन्ड में जाकर कोई भी एक्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्ट्स क्या हो जाएंगे फिर अल्ट्रा वायर्स कंसिडर होंगे और वो वाइड माने जाएंगे। तो इस वजह से इनको पावर्स लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेशन में ही ग्रांट करे जाते हैं, स्टैट्यूट के द्वारा ही ग्रांट करी जाती है। द नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेंस ऑफ द नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इनको फॉलो करते हुए ही अपने जजमेंट्स को देना होगा, और वही प्रोसीजर इनको फॉलो करना होगा जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। अब वो प्रिंसिपल्स इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, तो पहला इसमें आता है राइट टू बी हर्ड, कि हर एक पार्टी जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सकें और अपने जो है अपने आप को डिफेंड कर सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सके बेसिकली। देन रूल अगेंस्ट द बायसनेस, कि कोई भी डिसीजन जो है वो बायस तरीके से नहीं होना चाहिए, हर एक डिसीजन जो है वो इम्पार्शियल एंड फ्री होना चाहिए फ्रॉम द पर्सनल इंटरेस्ट। इसलिए कहा गया है कि जजेस जो है अगर उनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है कि कोई भी डिसीजन जो भी डिस्प्यूट आया उनके सामने उसमें है, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इन दैट केस वो वहाँ पे उस केस को जज नहीं कर सकते। देन थर्ड इसमें आते हैं रीजन डिसीजंस। रीजन डिसीजंस मतलब क्या है कि कोई भी अगर ऑर्डर पास करा जा रहा है वो क्लियर रीजनिंग के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिना कोई पार्टी को सुने, बिना एविडेंसेस को कंसिडर करे आपने कोई भी बिना किसी रीजन के ही कोई डिसीजन पास कर दिया, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि जिनको हम आगे पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट इसके बाद नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तो वहाँ इसको और डिटेल में समझ लेंगे। सो विद दिस वी कम टुवर्ड्स एन एंड ऑफ आवर फीचर्स। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की, तो फीचर से ही इसके मेरिट्स भी निकल कर आएंगे। तो पहली चीज़ तो क्या है कि ओवर बर्डन जुडिशरी जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, बहुत सारे डिलेज होते रहते हैं जस्टिस के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन जो है वो जुडिशरी का बर्डन को कम करने में हेल्प कर सकती है एंड केसेस को रेगुलेट कर सकती है इन द जो कि टेक्निकल नेचर के हैं। बेसिकली जो भी एक स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड है, मान लो कि टैक्सेस के रिलेटेड है या फिर लेबर के रिलेटेड है, तो वहाँ की जो नॉलेज है एक्सपर्ट्स जो होंगे उन फील्ड के, उनको अच्छे से पता होगा उसके बारे में और वो ज़्यादा अच्छे से उन केसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो इस वजह से जुडिशरी का जो बर्डन है वो भी यहाँ पे
कम होता है, जिस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन पावर्स अगर दे दें तो। देन सेकंड इसमें आता है स्पीड एंड एफिशिएंसी। स्पीड एंड एफिशिएंसी को भी इंश्योर करा गया है कि कोर्ट्स जो हैं उनका एक प्रोसीजर होता है अलग से उनका, एंड इसके साथ-साथ वो कॉस्टली भी होते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा इनका जो प्रोसीजर होता है ऑन द अदर हैंड वो सिंपलर होता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोसीजर होता है, राइट? तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही स्पीड से इनका ट्रायल हो जाता है और इनको कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। तो देखो किस तरीके से ये हेल्प करते हैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में, केसेस को क्विकली डिस्पोज ऑफ करने में और जो टेक्निकल डिलेज होते हैं उनको कम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनको उस फील्ड की नॉलेज है। तो इस वजह से स्पीड भी इंश्योर होती है और एफिशिएंसी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देन थर्ड इसमें आती है मेरिट, दैट इज द नीड फॉर द एक्सपर्टीज एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि एक साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने की, इकोनॉमिक मॉडलिंग की, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। तो ये अथॉरिटीज़ जो हैं ऑलरेडी इनके पास में रिलेवेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको किस फील्ड की नॉलेज होती है। तो ये बहुत ही जल्दी तरीके से और बहुत ही एक्यूरेटली ये सारा का सारा जो डेटा है इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक्सपर्टीज़ और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी केस को रिज़ॉल्व करने के लिए, तो वो ऑलरेडी इसके साथ इक्विप्ड होती हैं ऐसी अथॉरिटीज़। तो इस वजह से बहुत जल्दी हो जाता है ये चीज़। जस्टिस बहुत जल्दी मिल जाता है इनके थ्रू। एंड फोर्थ इज नीड फॉर द स्पेशलाइज्ड जस्टिस, कि कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो उसमें कंज्यूमर फॉरम्स की जरूरत पड़ती है, लेबर डिस्प्यूट है तो उसमें लेबर ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, टैक्स के मैटर्स जो हैं उनके उनके लिए टैक्स ट्राइब्यूनल्स बने होते हैं, तो इसलिए स्पेशलाइज्ड जस्टिस की जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन को इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव भी जस्टिस मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फाइलिंग कम होती है और डिस्पोजल भी जल्दी हो जाते हैं केसेस का, और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, और पर्टिकुलरली जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए तो और भी ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो जाता है, और उनके लिए जस्टिस और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है बेसिकली। तो ये सारे इसके आगे मेरिट्स। अब बढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ जो है, जैसे मैं यहाँ हर बार कहती हूँ कि देयर आर ऑलवेज़ टू साइड्स ऑफ द कॉइन। तो अगर उसके कुछ मेरिट्स हैं तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे ही होंगे। तो बेसिक से डीमेरिट्स भी समझ लेते हैं कि क्या है। तो पहला इसमें आता है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की यहाँ पे कमी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हम जस्टिस के अंदर बट बेसिकली जो जस्टिस देने का काम है वो जुडिशरी का काम है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस को भी देख सकते हैं थोड़ी बहुत, कि जहाँ पर वो जुडिशरी के फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस उनका देखने को मिल सकता है। इस तरीके से बेसिकली फंक्शनल ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है। तो इंडिपेंडेंस की यहाँ पे कमी हो सकती है, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को अपने जस्टिस के लिए, अपने जो है अपने चीप मोटिव्स के लिए बेसिकली। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। सेकंड इसमें आता है एब्सेंस ऑफ द स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड, कि यहाँ पे क्योंकि प्रोसीजर्स जो हैं हो सकता है कि वो अच्छा प्रोसीजर फॉलो ना करा जाए, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करी जाती है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हालांकि कहते तो हैं कि फॉलो करने चाहिए, पर वो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स को बाउंड नहीं है फॉलो करने के लिए। तो इट में रिजल्ट इन द आर्बिट्रीनेस, इनकंसिस्टेंसी इन द डिसीजंस। थर्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस, कि हो सकता है कि यहाँ पे बायसनेस हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो है, इन्वेस्टिगेशन करने का काम और एडजुडिकेटरी फंक्शंस, दोनों ही चीज़ें जो है एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी परफॉर्म कर रही है। जबकि जुडिशरी जब करती है तो उसका काम क्या होता है, सिर्फ जजमेंट देना, और इंक्वायरीज वगैरह करने का काम तो डिफरेंट होता है, डिफरेंट कमीशन अपॉइंट करे जाते हैं या फिर डिफरेंट वहाँ पे जो है बॉडीज होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इधर इन्वेस्टिगेशन भी खुद ही कमिट कर रही है ये सारी बॉडीज, ये सारी अथॉरिटीज़, और एडजुडिकेटेड फंक्शंस भी ये खुद परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बायसनेस का रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। देन फोर्थ इसमें आता है लैक ऑफ लीगल ट्रेनिंग। लीगल ट्रेनिंग की यहाँ पे कमी हो सकती है। भले ही यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स तो मिल गए इनको टेक्निकल फील्ड्स के अंदर, लेकिन लीगल जो ट्रेनर्स हैं उनकी यहाँ पे कमी देखने को मिल सकती है, और जिसकी वजह से इनकरेक्ट या फिर एरर्स आ सकते हैं लीगल इंटरप्रिटेशंस में। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन का एक डीमेरिट बन जाती है। नेक्स्ट इज़ पॉसिबल वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, कि हो सकता है कि नेचुरल जस्टिस को ये फॉलो ना करें, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल एंड सम ट्राइब्यूनल्स मे नॉट adhere to the principles of natural justice like proper notice, impartial hearing, reasoned decisions. So this can result in the unfair or arbitrary decisions. तो हो सकता है कि इनसे decisions जो हैं वो unfair और arbitrary आ सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल प्रोसीजर इनका होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनको सारे के सारे नेचुरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो है
आर्बिट्रेरी और अनफेयर डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। सो विद दिस हमारा जो ये टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन का, वो यहाँ पे खत्म होता है। अभी इसी के साथ ही हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब देखो नेचुरल जस्टिस बेसिकली होता क्या है, तो फेयरनेस, रीज़नेबल इंश्योर करने के लिए और जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें जस्टिस इंश्योर करने के लिए जो है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को या उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। स्पेशली बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी जो कोर्ट्स हैं वो तो अपना प्रोसीजर स्ट्रिक्ट फॉलो करते ही करते हैं और वहाँ पे तो नेचुरल जस्टिस फॉलो करा ही जाता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ इनको स्टैट्यूट्स के द्वारा पावर्स दिए गए हैं और वहाँ पे ये मेंशन कर दिया है कि खुद का प्रोसीजर डिज़ाइन कर सकते हैं, तो खुद का प्रोसीजर डिज़ाइन तो कर सकते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, लेकिन नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स को इनको फॉलो करना होगा। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द फेयर लीगल सिस्टम, और ये इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्री और बायस एक्शंस, कि कहीं जो अथॉरिटी उनके लिए यहाँ पे जस्टिस देने की बात कर रही है वो कहीं उनके साथ बायसनेस ना कर दे। तो इंडिविजुअल्स जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रिंसिपल्स को लाया गया, और ये एक फेयर लीगल सिस्टम रहे तो उसके लिए एक बैकबोन का भी काम करती है। ऑल्दो कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट में लिखे नहीं गए हैं, लेकिन दे आर डीपली रूटेड इन द कॉमन लॉ एंड हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। तो भले ये जो सारे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं 3, इनको कहीं लिखा नहीं गया है कि स्पेसिफिकली ये 3 प्रिंसिपल्स जो हैं दीज़ आर द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स। सिंपली उन्होंने बस इतना लिख दिया होता है कि वहाँ पे नेचुरल जस्टिस इम्प्लाइड ही होता है बेसिकली, कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना ही करना है हमको। ठीक है? अब इसका मीनिंग देख लेते हैं, तो फेयरली और इम्पार्शियल तरीके से एंड विद द प्रॉपर हियरिंग होनी चाहिए। ठीक है? भले ये प्रिंसिपल्स को कहीं पे लिखा नहीं गया है, एंड दीज़ आर बेस्ड ऑन द नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो उसके ऊपर ये बेस्ड हैं ये तीनों प्रिंसिपल्स। अब इसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं कि कहाँ पर इन जो प्रिंसिपल्स को जस्टिफाई करा गया है। मतलब कहीं ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो नहीं आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने खुद से ही लिख दिया, कहीं कहीं मेंशन नहीं करा गया इसके बारे में, तो ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन प्रिंसिपल्स के हम रूट्स देख सकते हैं बेसिकली। तो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसके रिलेटेड आती है, दैट इज आर्टिकल 14। सो आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी का, कि जहाँ पर जो कोर्ट की प्रोसीजर जो है वो फेयर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। तो ये एक आर्टिकल 14 का ही पार्ट है, राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है, कि सभी के पास में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए लॉ के सामने। और इसी के अंदर जो कोर्ट्स हैं उनमें अगर फेयर प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ आर्टिकल 14। देन देयर कम्स आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 जो है दैट इज रिलेटेड टू द सॉरी सो दैट इज रिलेटेड टू द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो हर एक पर्सन के पास में राइट है कि वो अपने लाइफ को आराम से जी सकता है, एंड आर्टिकल 21 जो बेसिकली वो गारंटी करता है लाइफ एंड लिबर्टी को थ्रू द फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर के थ्रू। अगर फेयर प्रोसीजर फॉलो होगा, रीजनेबल प्रोसीजर और जस्टिफाइड प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा, तो उससे हमें एक्चुअल में क्या गारंटी होगी, हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी गारंटी होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स में ही इंक्लूड करा गया है, इसको भी आर्टिकल 21 के अंदर। देन आते हैं आर्टिकल 22। सो आर्टिकल 22 जो है दैट इज रिलेटेड टू सेफगार्ड अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट करा जा रहा है या फिर उसको डिटेन करा जा रहा है, तो इन दैट केस उसके पास में कुछ राइट्स अराइज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसके पास में उसको पता होना चाहिए कि किस पर्सन को हम अरेस्ट करें तो किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट कर रहे हैं, उसको एक्चुअल ग्राउंड्स उसको पता होने चाहिए। सेकेंडली उसके पास में राइट है कि वो अपने लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकता है जो कि उसको डिफेंड करेगा उसी के केस के लिए जिसके अगेंस्ट में उसको अरेस्ट करा गया जिन ग्राउंड्स पर। तो उसके पास में राइट है कि वो किसी भी लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। थर्ड इसमें आता है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, कि थर्ड उसके पास राइट क्या है कि जैसे ही किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट करा गया तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। अब वरना वो उसका जो अरेस्ट है वो इलीगल माना जाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो ये सारे राइट्स जो बेसिकली ये सब मिलकर एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ही फॉलो करते हैं। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। सो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो दैट इज रिलेटेड टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि हर एक इंडिविजुअल के पास में राइट्स हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, या फिर कोई भी और लीगल राइट्स अगर वायलेट करे जाते हैं तो इन दैट केस वो सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अप्रोच करने की पावर्स जो हैं ये भी नेचुरल जस्टिस का ही एक पार्ट मानी जाती है। ये मतलब इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर नेचुरल जस्टिस भी इम्प्लाइड तरीके से कहीं न कहीं पर लेटेंट है, एक टाइप से हम कह सकते हैं। देन देयर इज़ आर्टिकल 311। सो आर्टिकल 311 जो है इट टॉक्स अबाउट द सेफगार्ड्स टू द सिविल सर्वेंट्स, कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को डिसमिस नहीं किया जा सकता या फिर रिमूव नहीं करा जा सकता प्रॉपर इंक्वायरी के अलावा और बिना किसी हियरिंग के।
अगर किसी भी पर्सन को बिना कोई इंक्वायरी करे डिसमिस करा जा रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को बिना किसी इंक्वायरी के रिमूव करा जा रहा है, तो वो जो है नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाएगा। और इसके साथ-साथ हर एक सर्वेंट को अपॉर्च्युनिटी मिलना चाहिए कि उनकी सुनी जाए पहले, ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है, वो उनको मिलना चाहिए। तो ये भी एक टाइप से क्या बताते हैं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को ही इन्फर इनसे करा जा सकता है आर्टिकल 311 के अंदर भी। तो इन सारे तरीकों से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाया गया है, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहीं न कहीं इम्प्लाइड तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो छिपे हुए हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं कि नेचुरल जस्टिस के कोर प्रिंसिपल्स हैं क्या एक्चुअल में? सो ये 3 प्रिंसिपल्स इसमें आते हैं, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ एंड स्पीकिंग ऑर्डर्स। अब आप एक अपने एग्ज़ामिनेशन के अंदर इन तीनों मैक्सिम्स को ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सिर्फ़ ऐसे ही मत लिख के आ जाना हेयरिंग रूल या बायस रूल या रीज़न्ड डिसीजंस, बट ये जो आपके मैक्सिम्स हैं इनको भी लिख के आना क्योंकि लीगल लैंग्वेज होती है और एग्जामिनर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। उनको लगता है कि वाक़ई में कि जो पर्सन ने स्टूडेंट ने लिखा है उसको नॉलेज है, लीगल लीगल नॉलेज भी है उसको। तो इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम जो है इसका मतलब क्या होता है, हियरिंग रूल। ये बेसिकली इसके रिलेटेड है कि हर एक पर्सन जो है उसको चांस मिलना चाहिए कि फेयर हियरिंग्स का, कि कोई भी पर्सन जो है उसको बिना किसी हियरिंग के, बिना उसकी सुने ऐसे ही पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। हर एक पर्सन के पास में राइट होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जाए। दोनों ही पार्टीज़ की बात सुनने के बाद, फेयर चांस देने के बाद हियरिंग्स का, उसी के बाद ही जज जो है वो अपनी जजमेंट देगा, उससे पहले वो अपनी जजमेंट नहीं दे सकता। वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो इस पार्टी की सुनूँगा ही नहीं या फिर कोई भी और रीज़न नहीं हो सकता कि वो अपने आप को प्रेज़ेंट ही ना करे। इवन इफ की पार्टी जो है अगर वो खुद भी कहती है कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, तो इन दैट केस भी जज जो है उसका बेसिकली ड्यूटी बनती है कि उनसे उनको एक फेयर चांस दिया जाए कि वो अपने हक में कुछ ना कुछ बोल सकें और इसके रिलेटेड बेसिकली वो अपने आप को लॉयर्स के थ्रू रिप्रेज़ेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? अपने आप को लॉयर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। सो ये आता है इसमें ऑडियो अल्ट्रम पार्टम के रूल के अंदर, दैट इज़ द हियरिंग रूल। सेकंड इसमें आता है देयर दैट इज़ नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ। नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ का मतलब क्या है बेसिकली कि कोई भी पर्सन जो है अपने खुद के ही केस के अंदर जज नहीं बन सकता, पहली चीज़ तो ये। एंड सेकंड चीज़ इसमें ये आती है कि कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिसीजन के रिलेटेड। तो ये 2 चीज़ें इसमें आती हैं कि पहली चीज़ तो इसमें आती है कि कोई भी पर्सन जो अपने ही केस में खुद जज नहीं बन सकता। वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो जज की पोस्ट में हूँ, तो मैं खुद अपने केस को जज कर लेता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बायसनेस तो होगी ही होगी ना। अब वो आपने कहावत सुनी होगी कि अ मतलब कि अपने हाथ से अगर कोई पर्सन दे रहा है तो इन दैट केस वो अपने लिए तो बेनिफिट ही सोचेगा ना वो, है ना? अपने लिए कोई भी पर्सन जो है गलत तो नहीं सोच सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि कोई भी पर्सन जो है अपने खुद के केस के अंदर जज नहीं बन सकता। और ये सेकंड चीज़ ये इंश्योर करने के लिए बेसिकली ये रूल बनाया गया था नेमो जुडिक्स इन कॉर्पस हुआ कि किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कि जज को थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट कहीं पे लगता है कि किसी भी केस के रिलेटेड है, तो इन दैट केस वो उस केस को सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है? मतलब यहाँ पे बायसनेस को प्रिवेंट करने के लिए ये रूल लाया गया है ताकि क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर मान लो कि कोई भी जज जो है, वो किसी एक पार्टी को जानता है और उसके साथ उसका इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो वो उसके साथ में उसकी तरफ लीन टुवर्ड्स होगा। भले ही उसकी कोई गलती भी है तब भी वो उसके रिलेटेड अनबायस्ड तरीके से जजमेंट पास नहीं कर सकता। सो दैट इज़ व्हाई उन इन्होंने कहा कि अगर जज का किसी भी पार्टी में या किसी भी सब्जेक्ट मैटर के अंदर थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है, तो इन दैट केस वो जो जज है उसके रिलेटेड जजमेंट्स पास नहीं कर सकता। उसमें जो है अ, आप जज नहीं बन सकता। तो ये 2 केसेज़ हैं इसमें बायसनेस के अगेंस्ट में, नेमो जुडिक्स इन कॉज़ा सुआ में। थर्ड इसमें आता है स्पीकिंग ऑर्डर्स। सो स्पीकिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि कोई भी जब डिसीजन पास करा जाएगा तो वो डिसीजंस जो है क्लियर और लॉजिकल रीजंस के साथ सपोर्टेड होने चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आपने अनरीजनेबल तरीके से या बिना किसी लॉजिक के ही आपने कोई भी जजमेंट पास कर दिया। प्रॉपर क्लियर एविडेंसेस के बेस्ड पर आपने जजमेंट पास किया हो और प्रॉपर हियरिंग के बाद आपने जजमेंट पास किया हो कि कल को आपको कोई पूछ ले कि आपने ये जजमेंट क्यों पास करा है, तो इन दैट केस आपके पास में प्रॉपर एक प्रूफ हो कि मैंने ये एविडेंस किस बेस पर दिया है। कि लाइक से फॉर एग्जांपल आपके पास में प्रॉपर यहाँ पे रूल्स होने चाहिए कि आप बताओ कि मैंने ये जजमेंट इस रूल के बेस पर बताया है या फिर यहाँ पे हेल्ड करा गया है ये चीज़ या इस केस लॉ के अंदर ये चीज़ हेल्ड करी गई थी तो उस बेस के ऊपर मैंने ये जजमेंट पास किया है। या फिर आप कहो कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के ऊपर बेस्ड ये डिसीजन पास करा है, ठीक है? तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ये रूल लाया गया है रीजन्ड डिसीजंस का। दैट इज़ द स्पीकिंग ऑर्डर्स कि ऑर्डर्स जो हैं जो भी आपने पास करे हैं दे शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ठीक है? तो ये 3 इसमें प्रिंसिपल्स आ जाते हैं इसके।
नेचुरल जस्टिस के। आई होप कि यहाँ पे आपको ये तीनों ही प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, ये किन ऑब्जेक्टिव के साथ या किन पर्पस के लिए इसको बेसिकली पास करा गया। तो फर्स्ट इसमें आता है टू इंश्योर फेयरनेस इन द डिसीजन मेकिंग, कि जो भी डिसीजंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो फेयर तरीके से लिए जाए। जो भी डिसीजन मेकर जो है वो ऑनेस्टी से और इम्पार्शियल तरीके से और बिना किसी फेवरेटिज्म के अपने जस्टिस को फॉलो करें। तो इस वजह से इन प्रिंसिपल्स को लाया गया। सेकंड इसमें ऑब्जेक्टिव आता है टू प्रिवेंट द अनजस्ट एक्शंस, कि कोई भी एक्शंस जो है वो रीजनेबल तरीके से हो, बायस्ड ना हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये प्रिंसिपल्स को लाया गया। थर्ड इसमें आता है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, कि दोनों ही पार्टीज जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो सुनी जाए दोनों की पार्टीज की। तो इस वजह से इन प्रिंसिपल्स को लाया गया। नो पर्सन शुड सफर अ पेनल्टी और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज विदाउट बीइंग गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देमसेल्व्स, कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। किसी पर्सन को बिना किसी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कि ऐसे पेनल्टी नहीं दिया जा सकता उनको, या ऐसे उनको एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ेंगे। तो इस वजह से इन प्रिंसिपल्स को लाया गया। फोर्थ इज टू इंश्योर एब्सेंस ऑफ बायस, सो बायसनेस जो है उसको इंश्योर करने के लिए अनबायस्ड डिसीजंस को इंश्योर करने के लिए इस प्रिंसिपल्स को यहाँ पे लाया गया। फिफ्थ इसमें आता है टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि प्रॉपरली वो एक्सप्लेन करें कि उन्होंने अगर पर्टिकुलर डिसीजन अगर लिया है तो वो पर्टिकुलर डिसीजन उन्होंने क्यों लिया है, तो उसके रिलेटेड वो रीजंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। तो इस वजह से इन जजमेंट्स को यहाँ पे इन नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करा गया है। सो विद दिस हम लोग अपने टॉपिक के एंड की तरफ आते जा रहे हैं, और लास्ट हमारा टॉपिक छोटा सा रह गया है, दैट इज़ एक्सेप्शंस के बारे में। कि कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स जो हैं, आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह पर ये अप्लाई होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि इन प्रिंसिपल्स को अवॉइड भी किया जा सकता है और वो रीजनेबल है बिल्कुल। तो वो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जहाँ पर नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स को एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट इसमें आता है इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, कि लगता है अगर आपको कि इमीडिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत है पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, तो इन दैट केस आप अगर हियरिंग का चांस नहीं भी दे रहे हो किसी दूसरे पार्टी को, तो दैट विल बी कंसिडर्ड वैलिड, कि वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। वहाँ पे नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स को अवॉइड भी किया जा सकता है इन द सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी। तो फर्स्ट तो इसमें एक्सेप्शन ये आ जाता है। सेकंड एक्सेप्शन इसके अंदर आता है कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के रिलेटेड, कि जहाँ पर कि गवर्नमेंट को लगता है कि सीक्रेसी जो है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, और सेंसिटिव गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन अगर कोई, तो उसको यहाँ पे सीक्रेट रखना ज़रूरी है, उसको एसेंशियल है वहाँ पे सीक्रेट रखना। तो इन दैट केस अगर आप हियरिंग्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड वैलिड। तो सेकंड इसमें ग्राउंड ये आ जाता है। थर्ड ग्राउंड इसमें आता है लेजिस्लेटिव एक्शंस का। सो लेजिस्लेटिव एक्शंस के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर जब व्हेन द लेजिस्लेचर मेक्स द रूल्स और लॉज अफेक्टिंग द पब्लिक जनरली, कि अगर मान लो कि लेजिस्लेचर कोई भी रूल्स बनाता है या फिर कोई भी ऐसे लॉज बनाता है जो कि पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं इन जनरल, एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अ हियरिंग टू एवरी इंडिविजुअल, कि वहाँ पे हम हर एक इंडिविजुअल को तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे राइट्स नहीं दे सकते ना कि हर एक पर्सन की सुनी जाए। तो वहाँ पर हम रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज ऑफ रीजनेबल जो हियरिंग की अपॉर्चुनिटी है उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, कि जहाँ पे हम जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए या जनरल पब्लिक को अफेक्ट करते हुए कोई रूल्स या फिर लॉज बना रहे हैं, तो इन दैट केस लेजिस्लेचर जो है हियरिंग को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, क्योंकि हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है, हर एक इंडिविजुअल को राइट देना ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जब भी लेजिस्लेचर्स जो लॉज बनाते हैं बेसिकली वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोगों ने ही उनको चूज़ किया होता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे इस प्रिंसिपल को अवॉइड किया जा सकता है, आप ये भी समझ सकते हैं इसमें। देन फोर्थ इसमें आता है एकेडमिक इवैल्यूएशंस के लिए। सो एकेडमिक इवैल्यूएशंस के लिए किस तरीके से, तो कोई भी एग्जाम का रिजल्ट कब निकालना है, या फिर एकेडमिक असेसमेंट्स के रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर कोई भी और एकेडमिक से रिलेटेड डिसीजंस हैं अगर, इन दैट केस में आप रीजनेबल हियरिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं कोर्ट्स। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का आ सकता है इन द एकेडमिक इवैल्यूएशन। देन लास्ट इसके अंदर आता है व्हेन द हियरिंग वुड बी यूजलेस, कि जब उनको लगता है कि किससे अगर हम सुनेंगे भी दूसरी पार्टी की, तो इन दैट केस वहाँ पे कोई भी आउटकम चेंज नहीं होने वाला है। तो इवन आफ्टर हियरिंग भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स जो हैं मे नॉट, वहाँ पर नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं भी हो सकते, जहाँ पर उनको लगता है कि अगर हम सुनेंगे भी अगली पार्टी की भी तब भी ये डिसीजन में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। तो इन दैट केस वहाँ पे भी हियरिंग को अवॉइड किया जा सकता है। सो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में इसके 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज़ के बारे में, तो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपने एग्ज़ामिनेशन के अंदर ये 3 जो केस लॉज़ हैं, उनको ज़रूर से मेंशन करना है। सो फर्स्ट इसमें केस आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। सो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बेसिकली हुआ क्या था कि यहाँ पे मेनका गांधी जो है एक इनका इनका जो पासपोर्ट था बेसिकली
उन्होंने इनकी फ़्लाइट थी बेसिकली, और एयरपोर्ट पे जब ये पहुँची तो इनका पासपोर्ट जो था कुछ सिक्योरिटी वाले आए एंड उन्होंने कहा कि हमारे कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने उनके जो पासपोर्ट उनसे छीन लिया और उनको अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने करने नहीं दिया गया। बट बाद में उनको पता चलता है कि इनकी कोई गलती नहीं थी और वो फिर उनसे अपोलोजाइज़ भी करते हैं और वो फिर उनको भेज देते हैं बेसिकली कि आप अब जा सकते हैं, आपके मतलब कोई भी ऐसे एलिगेशंस वगैरह आपके ऊपर नहीं है, आप बिल्कुल मतलब सेफ़ हैं, ठीक है? ऐसे करके उनको वापस कर देते हैं पासपोर्ट। लेकिन यहाँ पे मेनका गांधी जो है वो कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनका सडनली जो है पासपोर्ट ले लिया था एंड शी वाज़ नॉट गिवन एनी रीज़न, उनको कोई भी रीज़न नहीं दिया गया इसके रिलेटेड एंड शी चैलेंज्ड दिस। भले यहाँ पे उनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज करा एंड इट ग्रेटली एक्सपैंडेड द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 एंड कनेक्टेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को यहाँ पे उनको फॉलो करना चाहिए, उनको बताना चाहिए था कि उन्होंने बेसिकली उनका पासपोर्ट क्यों लिया है एंड सेकंड उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी कि अपने आप को वो यहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकें, बेसिकली अपने आप को अपनी बात रख सकें, उनकी भी सुनी जाए। तो इस बेसिस पर बेसिकली नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को आर्टिकल 21 के अंदर इन्होंने इंक्लूड करा इस एक्ट के बाद, इस केस लॉ के बाद, दैट इज़ द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ यहाँ पे बन जाता है। तो इसको आप ज़रूर मेंशन करिएगा अपने एग्जाम के अंदर। सेकंड इसमें केस आता है दैट इज़ मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो इसके में बेसिकली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स मस्ट कंटेन क्लियर रीजन एंड नो न्यू रीजन कैन बी एडेड लेटर। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि जो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो भी चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर कोई भी ऑर्डर्स पास करे जा रहे हैं तो वो क्लियर रीजन होने चाहिए, प्रॉपर लॉजिक के साथ होने चाहिए, प्रॉपर एविडेंस के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, अनरीजनेबल डिसीजंस नहीं होने चाहिए। और अगर उन्होंने एक बार अगर कोई रीज़न दे दिया तो इन दैट केस उसमें कुछ भी ऑल्टरेशंस बाद में नहीं करे जा सकते। So election commission's action was arbitrary because it failed to follow the natural justice and fair procedure। तो यहाँ पे उन्होंने हेल्ड करा कोर्ट ने कि जो भी इलेक्शन कमीशन के एक्शंस हैं वो आर्बिट्री एक्शंस हैं और वो नेचुरल जस्टिस एंड फेयर प्रोसीजर को फॉलो उन्होंने नहीं करा। थर्ड इसमें केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसी राम पटेल का केस। तो ये केस बेसिकली आर्टिकल 311 के साथ रिलेट करते हैं कि जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर केस फाइल करा जा रहा है तो इन दैट केस उनके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरीज वगैरह होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन बी एक्सक्लूडेड इन द एक्सेप्शनल सिचुएशंस अंडर आर्टिकल 311 such as when holding an inquiry is not feasible or it would harm the public security or interest। कि जहाँ पे हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 311 के अंदर कि प्रॉपर उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर डिसमिस करा जा रहा है या फिर रिमूव करा जा रहा है उसकी पोस्ट से तो प्रॉपर इंक्वायरीज वगैरह होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने हेल्ड करा सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको एज एन एक्सेप्शन भी ट्रीट किया जा सकता है नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स का, कि जहाँ पर वो इंक्वायरी करना फिजिबल नहीं है या फिर पब्लिक सिक्योरिटी को वो हार्म कर सकता है या पब्लिक इंटरेस्ट को वो हार्म कर सकती है ऐसी इंक्वायरीज, तो इन दैट केस वहाँ पे अवॉइड भी किया जा सकता है इन इंक्वायरीज को। हाउएवर इवन इन सच केसेस द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट फेयरली, रीजनेबली एंड विदाउट अ मैलिफायर इंटेंशन। लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि भले यहाँ पे आप इंक्वायरीज वगैरह नहीं कर रहे हो लेकिन स्टिल गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉपर फेयरली और रीजनेबली और बिना किसी मैलिफायर इंटेंशन के यहाँ पे एक्ट करना चाहिए। तो ये तीन जो केस लॉज हैं आप उनको अपने एग्जामिनेशन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा वीडियो समझ आ गया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इन दैट केस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आप इसके नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो इन दैट केस आप मेरा टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया हुआ है। तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएँगे। सर्च बॉक्स में आप अपना जो भी रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए जिस भी टॉपिक के रिलेटेड, तो उस टॉपिक का आप नेम सर्च करिएगा, उसके साथ एसएस नोट्स करके लिख देंगे, तो जो भी नोट्स मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखाए हैं, वही सेम नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। और वहाँ से आप बहुत ईज़ी तरीके से फिर अपने एग्जामिनेशन के अंदर इन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और आपको अच्छा लगा अगर वीडियो तो इन दैट केस प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच।